चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मानव नाक। आज के टॉपिक में हम लोगों को मानव नाक के बारे में अध्ययन करना है। ह्यूमन नोज के बारे में अध्ययन करना है। तो ये है मानव नाक। तो मानव नाक के बारे में आज हम लोग को अध्ययन करना है। सबसे पहले तो जानेंगे कि मानव नाक को दो भागों में बांटते हैं। ये होता है पूरा बाहरी भाग, तो इसको हम कहेंगे बाहरी भाग। बाहरी भाग। और दूसरा होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग। तो बाहर से कौन कौन सी संरचना दिखाई देती हैं और अंदर में कौन कौन सी संरचना दिखाई देती हैं। तो बाहर में तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि त्वचा वगैरह दिखाई देता है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऊपर से जो मांस वगैरह होता है वही दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक भाग इसका मोस्ट है। तो हम लोग आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। बाहरी भाग के बारे में चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, और आंतरिक भाग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे नाक का स्टडी करेंगे। तो नाक का थोड़ा सा परिचय जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे कि ये होता क्या है, इसका कार्य क्या है। उसके बाद जानेंगे कि बाहरी भाग और आंतरिक भाग में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोगों को सुचारू रूप से अध्ययन करना है। ये है मानव नाक, आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिस ज्ञानेंद्रिया द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राणेंद्रिया या नासिका या नाक, अर्थात अंग्रेजी में इसको नोज कहते हैं। नाक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो जो नाक होता है एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो ज्ञान का आभास कराती हैं। तो नाक जो होता है वो हमारे शरीर के जो शरीर होता है उस शरीर को गंध का ज्ञान कराता है। इसलिए इसे घ्राणेंद्रिया या नासिका या फिर इसको नाक कहते हैं। इस नाक को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाक को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है बाहरी और दूसरा है आंतरिक भाग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहला है बाहरी भाग, बहिर्नासिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल नोज। इसका कड़ा भाग हड्डियों से बना होता है और नीचे का मुलायम भाग मांस अर्थात उपास्थि, यानी कि उपास्थि का मतलब हड्डी भी होता है। छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बना भाग को हम उपास्थि कहते हैं। और त्वचा यानी कि चमड़ा का बना होता है। नाक के नीचे का भाग एक दीवार द्वारा दो भागों में बटा होता है जिन्हें नथुने कहते हैं। तो ये होता है बाहरी भाग। ये कड़ा हड्डियों से बना होता है और इसका जो निचला भाग होता है अर्थात आंतरिक जो भाग होता है, यानी कि अंदर वाले भाग के जो ऊपर जो भाग पाए जाते हैं, यानी कि जो नीचे वाले भाग पाए जाते हैं, अर्थात बाहर के ऊपर के नीचे वाले जो भाग पाए जाते हैं वो मांस और उपास्थि के बने होते हैं, त्वचा के बने होते हैं। नाक के नीचे एक दीवार दो भागों में बटा होता है। देखिए नाक के नीचे एक दीवार होती है जिसको दो भागों में ये बटा होता है, जिन्हें नथुने कहते हैं। इन्हें जो है नथुने कहा जाता है। नथुन, नथुन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको हम नोस्ट्रिल बोल देते हैं। नोस्ट्रिल, इसको हम नोस्ट्रिल बोल देते हैं। ये नोस्ट्रिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नथुन है। ये नासा छिद्र भी इसको बोलते हैं। हम इसको नासा छिद्र भी बोलते हैं। नासा छिद्र, इसी के द्वारा अंदर वायु लिया जाता है। इसके आंतरिक भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नथुने का नासा छिद्र अर्थात इसको देखते हैं हम, आंतरिक भाग इसको देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं। तो ये है नाक की आंतरिक संरचना। देख लीजिए अंदर से कैसे दिखाई देता है।
अभी हमको आंतरिक भाग में नथुने का स्टडी करना है। नथुने क्या होता है, यानी कि नासा छिद्र भी इसको बोलते हैं। नासा छिद्र यानी कि नथुने क्या होता है, नॉस्टिल क्या होता है, ये दो होते हैं। तो चलिए नथुने के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो नाक के निचले भाग एक दीवार द्वारा दो भागों में बटा होता है, जिन्हें नथुने कहते हैं। इन नथुनों में बाल उगे रहते हैं जो छननी का काम करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो नथुने के अंदर जो भाग होते हैं, इसमें बाल होते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं जो एक छलनी की तरह कार्य करते हैं। बाहर से आए हुए कणों को बाल में चिपक जाते हैं, यानी कि बाल के द्वारा छान लिया जाता है, और फिर सांस जब बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये बाहर आ जाता है, या फिर छींक आता है तो ये बाहर आ जाता है। जो भी वायु कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो नाक में चिपके हुए पाए जाते हैं। तो इस भाग में क्या पाया जाता है, तो बाल पाया जाता है। जब वायु नाक द्वारा अंदर जाती है तो नथुने के बाल वायु की धूल, मिट्टी और सूक्ष्म कीड़ों को बाहर रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। नथुने के भीतर पृष्ठ पर श्लेष्मा कला चढ़ी रहती हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नथुने हैं, इसमें बाल पाए जाते हैं। ये बाहर से आए हुए धूल कणों को रोकते हैं या सूक्ष्म जीवों को रोकते हैं, अंदर जाने से प्रवेश करते हैं, संक्रमण से, नासिका को संक्रमण से बचाते हैं। और इसके ऊपर जो है, यानी कि यहीं से एक श्लेष्मिक कला लगा होता है, और ये श्लेष्मिक कला जो होता है, झिल्ली जो होता है, इसमें श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो श्लेष्मिक पदार्थ की स्राव करती हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। श्लेष्मिक कला क्या होता है, यहाँ पर भी पाया जाता है, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी पाया जाता है। ये भाग है, ये श्लेष्मिक कला की भाग है, यहाँ पे ये श्लेष्मिक कला पाई जा रही है। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि आपको कि यहाँ पे श्लेष्मिक कला पाई जाती है। तो इसको चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। नथुनों के भीतर पृष्ठ पर श्लेष्मिक कला चढ़ी रहती हैं। इस श्लेष्मिक कला में रक्त कोशिकाओं का जाल फैला होता है। जब वायु नाक द्वारा फेफड़ों में जाती है तो इन रक्त कोशिकाओं में भरे हुए रक्त से गर्म होकर वायु अंदर न जाए और ठंडी ही अंदर चली जाए तो नसें फूल जाएंगी और जुकाम हो जाएगा। नथुने की श्लेष्मिक कला में अनेक ग्रंथियां होती हैं जिनमें बलगम बनता है। यह बलगम नथुने को गीला रखता है। जुकाम होने पर ये ग्रंथियां अधिक मात्रा में बलगम यानी कि श्लेष्मिक पदार्थ का स्रावण करने लगती हैं, आवश्यकता से अधिक। तो जो अभी बताए हैं कि जो नथुने होते हैं, नथुने के पास जो है श्लेष्मिक कला होती है, उसके ऊपरी भाग पे कला होती है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये कला भाग है, यहाँ से जुड़ा हुआ, नथुना से जुड़ा हुआ होता है, ये श्लेष्मिक कला है। देखिए यहाँ पे ये श्लेष्मिक कला आपको दिखाई दे रहा है। ये श्लेष्म का स्राव करते हैं, अर्थात बलगम का स्राव करती हैं। सर्दियों के दिनों में जो नाक से पानी गिरता है वही श्लेष्मिक, वही श्लेष्म है, वही पदार्थ है जो बाहर निकलता है, यानी कि श्लेष्मिक के रूप में। देखिए यहाँ पे नासा छिद्र से जो है हवा जैसे ही जाता है, श्लेष्मिक कला, मान लीजिए जैसे बाहर से जो वायु लेते हैं हम लोग, जो सांस लेते हैं, जो वायु लिया जाता है वो गर्म होता है, वो बाहरी गर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे ही श्लेष्मिक कला क्या करती है, श्लेष्मिक का स्राव करती हैं, और श्लेष्मिक जो श्लेष्मिक जो म्यूकस जो होता है वो वायु को, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को या हवा को शरीर के अंदर जो है ठंडा करके भेजती हैं। यानी कि शरीर के टेम्परेचर के अनुसार जितना इसको टेम्परेचर चाहिए, माइनस या प्लस में जितना चाहिए उतने में ही ये भेजती है। तो श्लेष्मिक कला जो यहाँ पे पाई जाती है, अगर ठंडी हवा चली जाए, गर्म ना होकर के जाए, अगर ठंडी हवा, गर्म हवा अंदर चली जाए, या फिर डायरेक्ट जो है ठंडी हवा ज़्यादा मात्रा में चली जाए, तो श्लेष्मिक कला जो है फूल जाती हैं, जिससे सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है,
और हमारा तबीयत में भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस तरह से ये जो श्लेष्मी कला है ये श्लेष्म का स्राव करती हैं, जो गर्म वायु को ठंडा करती है। अगर ज़्यादा ठंडा जाता है तो ये नसें जो है क्या होती हैं कि फूल जाती हैं। यहाँ की जो नसें होती हैं, जो ब्लड सर्कुलेट होता है यहाँ पे, ये फूल जाती हैं पूरी तरह से, और श्लेष्म का स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है और हमें जुकाम होने लगता है। और जुकाम से बुखार भी आ सकता है, आपको शरीर पे प्रभाव आवश्यकता से अधिक पड़ सकता है। यदि श्लेष्मिक ग्रंथियाँ फूल जाती हैं तो आवश्यकता से अधिक जो है श्लेष्मक का स्राव करने लगती हैं। तो जब श्लेष्मक का स्राव करने लगती है तो यही लोग कहते हैं कि सर्दी हो गया है। तो यानी कि ज़्यादा मात्रा में स्राव होने लगती है, नाक से हमारे पानी गिरने लगता है। तो इसी के कारण होता है। जब ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है, देखते हैं ठंडियों के दिनों में जब ठंडी हवा अंदर की तरफ जाती है तो सर्दी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये थी नथुन अर्थात नॉस्टिक या नसा क्षेत्र के द्वारा में हम लोग पढ़ रहे थे। ये बाहरी भाग था। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक भाग के बारे में। तो आंतरिक भाग के बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान से अध्ययन कर लेते हैं। चलिए अध्ययन करते हैं। देखिए, भीतरी यानी कि नासा गुहा इसको कहते हैं। भीतरी भाग को हम नेसल फैजा कहते हैं, यानी कि नासा गुहा कहते हैं। देखिए, नथुने के अंदर जो नाली जैसी संरचना दिखाई देती है वही नासा गुहा है। इसके बीच में पर्दा होता है। उसके बीच के पर्दे पर श्लेष्मी कला चढ़ी रहती है। नासा गुहा में जो श्लेष्मी कला रहती है वही गंध को पहचानती हैं। देखिए, ये है नासा गुहा से आंतरिक भाग। ये नासा गुहा से आंतरिक भाग आपको दिखाई दे रहा है कि सॉरी, ये नथुन है। नथुन के अंदर जो भाग पाए जाते हैं इसको नासा गुहा कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नासा गुहा। अब नसा गुहा को जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्दा बीच में लगा होता है और ये दो भागों में इसको डिवाइड कर देता है। यहाँ पर ये इसमें पर्दा लगा होता है, ये दो भागों में डिवाइड कर देता है। और इसी पर्दे पर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको श्लेष्मिक कला की जो संरचनाएं हैं, ये श्लेष्मिक कला इसी भाग पे चढ़ा रहता है। इस पर्दे पे ही श्लेष्मिक कला चढ़ा हुआ पाया जाता है, जो श्लेष्मा का स्राव करता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नासा गुहा में जो श्लेष्मिक कला जो ये पाया जा रहा है, ये जो पाया जा रहा है जिस ऊपर चढ़ा हुआ पाया जाता है, यही गंध को पहचानने का कार्य करती हैं। यानी कि हमारे नाक के अंदर में जो नासिका गुहा होती है, नासिका गुहा को जो पर्दा डिवाइड करती हैं, उस पर्दे के दोनों भाग दोनों तरफ जो है श्लेष्मिक कला चढ़ा होता है और यही श्लेष्मिक कला जो है गंध को पहचानने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पर्दा के दोनों साइड में श्लेष्मिक कला पाई जाती हैं जो गंध को पहचानने का कार्य करती हैं, जिसे हम लोग घ्राण प्रदेश भी कहते हैं। तथा वही घ्राण प्रदेश भी है। नासा गुहा के प्रत्येक कोष्ठक के ऊपर वाले भाग से सूंघा जाता है तथा नीचे वाले भाग से सांस ग्रहण किया जाता है। वायु का अधिक भाग इसी के नीचे के भाग में होकर जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नासा गुहा का जो ऊपरी भाग होता है, इससे जो है गंध को एहसास किया जाता है, सुगंध को एहसास किया जाता है। और आंतरिक जो भाग होते हैं, आंतरिक भाग से जो है सांस ग्रहण किया जाता है, यानी कि वायु ग्रहण किया जाता है। और वायु अधिक भाग इसी के निचले से होकर जो है नाक के पिछले भाग में, यानी कि नाक के जो पिछले भाग है, जो पीछे वाला भाग है, इसी में खुल जाती है और ये कंठ में जाकर के खुलती है और कंठ जाकर के सीधे जो है फेफड़े में जाकर के खुलती हैं, जहाँ फेफड़े को हवा मिल जाता है। नाक के पिछले भाग का संबंध कंठ से होता है। यही कारण है कि कभी कभी पानी पीते समय हंसी आ जाने पर जल कंठ से नाक में आ जाता है। तो नाक का जो पिछला भाग होता है वो कंठ से जुड़ा होता है। और आपको पता है कि कंठ क्या होता है। तो कंठ द्वार के पास जो नलिकाएं होती है वो श्वास नली वहीं से गुजरकर फेफड़े में जाती है और कंठ से ही भोजन द्वार भी होता है। कभी कभी पानी पीते समय भोजन द्वार से जो कंठ होती है वो कंठ इधर उधर थोड़ा सा ये कपाट होती हैं और ये थोड़ा सा पानी जाने पर यहाँ पे हमको
यदि हंसी आ जाए तो अ, जल कंठ से जो है, कंठ से जो जल जो है नाक में आ जाती हैं, तो हमें छींक भी आने लगता है और कुछ देर के लिए काफ़ी छींक बढ़ जाता है, तो पानी भी आ जाता है, इसमें सेंसिटिव होने लगता है। चूँकि ये जो नाक जो होता है वो सेंसिटिव अंग होता भी है, संवेदी अंग होता भी एक प्रकार से ये। तो इस तरह से अगर पानी आ जाती है तो सेंसिटिव होने लगता है, और आँख से भी पानी आ जाता है कभी कभी, इसी के कारण आँख से भी पानी आ जाता है। तो कभी भी खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त हंसना या बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कंठ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये कंठ को जो चलाता है वो मस्तिष्क चलाता है। यदि मस्तिष्क से इधर उधर बात करेंगे तो खाना निगलते वक्त जो है कंठ की तरफ जा सकता है, या पानी जो है कंठ से होते हुए नाक में आ सकती है, तो इस तरह से हानि पहुंच सकता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, और कमेंट भी करें, और इसके साथ साथ लाइक भी करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।